ठीक है, आज हम फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में जानते हैं। कुछ हमने सब टाइप कर लिए, कुछ कॉमन टाइप नॉर्मल सवाल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये ऐसे टाइप से, ठीक। यहाँ पे A है एंड here is B, here is B. Find the equivalent capacitance between A and B, between A and B, ठीक। तो equivalent capacitance between A and B, each having C, सबकी कितनी है? C ही है, सबकी कैपेसिटेंस C है, ठीक। व्हिटस्टोन ब्रिज को याद करो, व्हिटस्टोन ब्रिज को याद करो, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, AB को यहाँ लेके आ जाएं, आ सकते हैं ना? तो क्या हो जाएगी? दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस है, तो इसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगी, इसको इग्नोर कर दो। फिर इसको भूल जाओ तो तत्काल तो ये दिखेगी व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। इट मीन्स नो करंट, नो चार्ज फ्लो थ्रू दिस मिड कैपेसिटर। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये दोनों इग्नोर कर दो। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसकी क्या हो जाएगी? C/2। इसकी क्या हो जाएगी? C/2। ये दोनों क्या? पैरेलल में, तो टोटल कितने हो गए? C। फिर इसकी C/2, इसकी C/2, इसकी भी C/2, इसकी भी C/2। ये दोनों क्या? पैरेलल में, तो इसके क्या हो गए? C और C, ये C, ये C, तो पैरेलल में 2C हो गया हमारे। तो इस तरीके से हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। समझ में आ रहे हैं? तो इस तरीके से ये चीज़ करेंगे, ठीक। अब मान लो एक एग्जांपल लूँ और एक दूसरे टाइप का एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये A है, ये B है एंड दिस इज C, ABC। अब इसके बीच में एक कैपेसिटर हमने लगा दिया, फिर इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, 3 कैपेसिटर लगा दिया हमने। ये मान लेता हूँ 1 माइक्रोफैराड का है, ये मान लेता हूँ 2 माइक्रोफैराड का है, दिस इज 3 माइक्रोफैराड। तीनों हमने ले लिया, ABC, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ले लो। A के पास पोटेंशियल ले लो 1 वोल्ट की, B के पास ले लो 2 वोल्ट की और C के पास ले लो 3 वोल्ट की। तीनों जगह पे हमने पोटेंशियल ले लिया, ABC पे 1 वोल्ट यहाँ पे, 2 वोल्ट यहाँ पे, 3 वोल्ट यहाँ पे। तो बताना ये है, तो बताना ये है। इसकी क्या दिया? कैपेसिटेंस, ठीक, बढ़िया है। बीच के कोई पॉइंट O है, तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल होगी ये भी बताना है, और कितनी तीनों में चार्ज होगी। अगर यहाँ पे पोटेंशियल आ जाए तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, तीनों पे चार्ज भी आ जाएगी। अच्छा, तो पोटेंशियल A पे यानी O पे कैसे निकलेगी? तो जहाँ कहीं भी ऐसे जंक्शन हो, पता नहीं हो जहाँ कहीं भी, तो X मान लिए। जहाँ कहीं भी पता नहीं चले कि पोटेंशियल कितनी, वहाँ X मान लेते हैं, X मान लो और जंक्शन लॉ अप्लाई कर लो। जंक्शन लॉ, तीनों डायरेक्शन से जो कुछ भी चार्ज आएगी यानी सम ऑफ टोटल करंट 0 होते हैं। सिग्मा क्यू 0, सिग्मा क्यू 0 होनी चाहिए ना। हम जंक्शन लॉ को अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट O पे, जंक्शन है ना, तो जंक्शन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सिग्मा क्यू 0 यानी टोटल सम ऑफ चार्ज होते हैं C इंटू B। तो इसकी चलो यहाँ से C इंटू B पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से C 1 इंटू B कितने? 1 - 0, तो 1 - 0। फिर इसकी चलो तो C 2 इंटू B पोटेंशियल डिफरेंस B मैंने। अब बात ये है कि किसको हायर मानूँ? 2 को हायर मानूँ, किसको हायर मानूँ? X वाले को क्या मानूँ? पता ही नहीं। ऐसे केसेस में हमेशा जो पॉइंट हम एस्यूम करेंगे ना उसको हायर मानना, X को। तो X - 1 मानो, यहाँ पे X - 1 मानो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। X - 1 फिर X - 2, X - 2 हो गए, ठीक। तो ये हो गया X - 2 और ये क्या हो गया? X - 3, C 3 है इंटू B X - 3 बराबर 0, इक्वल टू 0 कर देना है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी? यहाँ से X आ जाएगी। X कितनी आएगी? सही तो ये
x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। आप कैलकुलेशन कर लोगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक, यहाँ से x कुछ तो आएगी, x माइनस x, 2x माइनस 4, 3x माइनस 9, x 2x 3x 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 6x माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 प्लस माइनस 9 माइनस 14 उधर गया तो कितने हो गए, माइनस कितने हो गए 14 प्लस, तो x हो गए हमारे कितने, तो यहाँ से x निकाल लो, 14/6 यानी 7/3 वोल्ट, 7/3 वोल्ट। यहाँ पे आ गए ना 7/3 वोल्ट। तो चलो सबकी क्यू निकाल लो, सबकी क्यू निकाल लो। इसकी क्यू क्या होगी, c इंटू 7/3 माइनस 1। ठीक, तो वहाँ से निकल जाएगी। इसकी भी c इंटू दिस, c इंटू इसकी पोटेंशियल डिफरेंस। आप खुद कर लो, हमें बस बताना था कि कैसे करते हैं। जंक्शन पे मान लो पोटेंशियल x है और पोटेंशियल डिफरेंस इंटू सी, सबके कर दो इक्वल टू 0। x को हमेशा ज़्यादा मानना है जैसे ऐसे केसेस में। ठीक, टॉपिक है हमारे पास फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच फोर्स कितना लगेगा। तो लेट अस सपोज दिस है पैरेलल प्लेट, ये दो है पैरेलल प्लेट, प्लेट की तरह हमने बना रखा है। तो एक पे कुछ सिग्मा होगा ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक के माइनस होगा Q, एक पे प्लस एक पे माइनस। हमने बता दिया कि किस सरफेस पे कितने चार्जेस मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये हम बता चुके हैं। तो मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया में है चार्ज तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा माइनस सिग्मा, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है भाई, तो ठीक। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेट पे कितनी होगी, इस प्लेट के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होते ना, इसके द्वारा यहाँ पे कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके द्वारा इस पर फोर्स निकालना है ना, इस फोर्स एक्टेड बाई दिस प्लेट ऑन दिस प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। F बराबर क्यू ई होते हैं, F बराबर क्यू ई होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता करनी पड़ेगी ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 नॉट हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जितने चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जितने चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कर दूँ। तो हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी चार्ज होगी, यहाँ पे जो चार्ज होगी वो कितना होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा Q मान लेता हूँ, वो चार्ज Q जो होगा सिग्मा ds होते ना, छोटा सा एरिया, ds क्या है, स्मॉल एरिया, ds है स्मॉल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू छोटा सा एरिया, तो वो चार्ज हो जाते हैं वहाँ पे। तो Q इंटू ई हो जाएगा यहाँ पे फोर्स, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी प्लेट पे फोर्स आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट on the second plate is E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट Q is चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू स्मॉल एरिया, ds क्या है, स्मॉल एरिया ऑन सेकेंड प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब उस जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे तो कुछ चार्ज होगा ना, तो वो चार्ज कितना होगा, QdS, वो जो छोटा सा पॉइंट है कुछ छोटा सा एरिया होगा इंटू चार्ज डेंसिटी होगी, तो चार्ज वहाँ पे यूज कर लूँगा। सो स्मॉल फोर्स ऑन इस स्मॉल चार्ज पे कुछ तो फोर्स होगा ना, स्मॉल फोर्स ऑन दिस स्मॉल चार्ज, तो छोटा सा फोर्स कितना होगा, फोर्स होता है Q कितने, सिग्मा ds, Q इंटू ई, Q है सिग्मा ds, समझ में आ रही क्या, Q को मैं लिख रहा हूँ सिग्मा ds, QE, हाँ E को कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अब हम आगे चलें तो क्या आ जाएगी, DF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ds, सिग्मा स्क्वायर
ds/2ε0। तो इंटीग्रेट कर दो भाई, तो f क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने इधर, पूरी df का इंटीग्रेट करूँ तो क्या होगा, df का इंटीग्रेशन करूँ, चलो इंटीग्रेट कर दिया इधर भी, इंटीग्रेट कर दिया इधर भी, ये इंटीग्रेशन की सिंबल है कर्व ऐसे, तो इंटीग्रेट कर दिए तो df का f हो गए, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है ना, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर, ds का इंटीग्रेशन, पूरी ds इंटीग्रेट होगी तो s हो जाएगी, तो f हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, s मतलब एरिया, ये पूरी इंटीग्रेट होकर कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ प्लेट हो जाएगी, पूरा एरिया मिलके। तो हम पहले से भी इसका यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सिग्मा स्क्वायर बाय 2a0। तो ये हो गए फोर्स, ये लगाए इस पे फोर्स, ये लगाएगा इस पे फोर्स, तो ये लगाएगा फोर्स इस पे किधर की तरफ, ये तो लगाया फोर्स इधर की तरफ, ये तो लगाया फोर्स, इस पे चार्ज कितने, इस पे चार्ज कितने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, इस पे चार्ज है नेगेटिव, तो फोर्स इधर हो जाएंगे, फोर्स इधर हो जाएगा, तो इस पे चार्ज F बराबर क्यू ही होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी पॉजिटिव के कारण इधर है, तो इस पे फोर्स हो जाएंगे किधर की तरफ, तो फोर्स हो जाएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है ये, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। चलो भाई, ये तो फोर्स आ गई, फोर्स की डायरेक्शन आ गई, इस पे फोर्स कितनी होगी, उतनी ही फोर्स होगी, बट इस पे डायरेक्शन किधर होगी, तो इसके इधर, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स इधर, तो यानी दोनों फोर्स अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे होगी इधर की तरफ, तो F बराबर क्यू ही, फोर्स भी इधर की तरफ हो जाएगी, तो दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्शन करेगा। तो ये चीज़ें, फोर्स आ गई थी, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी होगी, तो अब इसके बाद यहाँ से चलें तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया अगर कर लूँ, नीचे डिवाइड कर लूँ, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। फोर्स बाय एरिया तो प्रेशर होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये चीज़ें होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसे लिख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये, फोर्स बाय एरिया प्रेशर, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो रही है ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गए, नोट करो इसे। अब हमें पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होते हैं, तो जब हम चार्ज उस पर जमा करते जाते हैं तो एनर्जी स्टोर होते जाते हैं, तो इस तरीके से हम चार्ज को जब स्टोर करते हैं तो वर्क करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है। चलो ठीक है, कैपेसिटर ले लिए, ठीक, ये प्लस क्यू वाले हैं और ये माइनस क्यू वाले हैं, तो चार्ज स्टोर हमें प्लस वाले पे करना है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे जो होते हैं वही हमारे कैपेसिटर के चार्ज होते हैं, वो भी इनर सरफेस पे। ठीक है भाई, तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र करना है, तो चार्ज जब ट्रांसफ़र करेंगे तो गौर से देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ इधर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ होगी। अब इससे इस पे हमें चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, बैटरी लगा दिया तो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस मान लो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे मत लिखो, भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, सीधा समझो। तो डी क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र करना है इस प्लेट से इस प्लेट पे, ठीक, बाहर से, बाहर के वायरिंग से ट्रांसफ़र होते हैं चार्ज, चार्ज जो ट्रांसफ़र होते हैं बाहर से, ऐसा नहीं है कि प्लेट के बीच जो गैप है तो यहाँ से यहाँ छलांग लगा लिया, प्लेट के बीच नहीं होते, प्लेट के बीच जो वायरिंग होते हैं उसके थ्रू निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज को देना है, और उसे देने में जो वर्क करना पड़ता है वही होता है, मान लो डी क्यू चार्ज को हमने दिया इस प्लेट पे, डी क्यू चार्ज दिया गया, कितने चार्ज को दिया मैंने, डी क्यू चार्ज को दिया, एकदम छोटा सा चार्ज डी क्यू दिया, तो इस डी क्यू को देने में वर्क करना पड़ा होगा। मैंने क्या कहा, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को चार्ज को देना है, छोटा सा चार्ज दूँ तो वर्क करनी पड़ेगी, वर्क करनी पड़ेगी बैटरी को, तो वो जो वर्क करनी पड़ेगी वो कितनी होगी, वर्क होते हैं क्यू भी। तो मान लो यहाँ पे let us suppose a dq charge is transferred from, let us suppose a dq charge is transferred
from negative plate to the positive plate. So work done कितना होगा? वर्क डन होता है Q इंटू भी, तो Q कितने है भाई? डी क्यू इंटू भी, तो भी होता है Q बाई सी, तो डी क्यू इंटू क्यू बाई सी। Q कौन होता है? इनर सरफेस, पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस वाली Q होती है ना, तो वो Q बाई सी। तो हमने ये कर लिया। चलो भाई, ये तो वर्क डन जो है स्मॉल चार्ज को ट्रांसफ़र करना है ना इस पे, तो स्मॉल वर्क होगा, ये स्मॉल वर्क होगा भाई। तो Q बाई सी इसको पहले लिख लो और डी क्यू को बाद लिख लो, ये तो स्मॉल वर्क है। अगर टोटल वर्क निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। अगर टोटल वर्क निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएंगे W और ये डी क्यू कितना, मान लो हमें शुरुआत में 0 चार्ज ट्रांसफ़र किया और कुछ देर के बाद कैपिटल Q कर दिया। 0 से लेके Q चार्ज ट्रांसफ़र करने में कितनी वर्क करनी पड़ेगी, यहाँ तक पहले समझ में आया? हम जब भी चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, तो हमें पॉजिटिव प्लेट को चार्ज देना है। एक्सटर्नल से यहाँ जंप नहीं करते, इसे नहीं समझना है। एक्सटर्नली वायर के थ्रू जाते हैं, बैटरी से घूम के ऐसे, ठीक। तो डी क्यू चार्ज को देने में जो वर्क करना पड़ेगा वो तो यही होगी ना, डी क्यू इंटू भी होते Q बाई सी। तो फिर इंटीग्रेट करेंगे, ये तो स्मॉल वर्क है ना, स्मॉल चार्ज में स्मॉल वर्क, फुल चार्ज में फुल वर्क, तो पूरा करें, इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट सब बाहर आ जाएंगे, तो 1 बाई सी बाहर आ गए, Q का Q स्क्वायर बाई 2 होगा और लिमिट डाल लें 0 से Q तक, तो हमारे क्या हो जाएंगे? वर्क डन हो जाएगा 1 बाई सी। इसके बदले अपर लिमिट डालें, पहले क्या डालते हैं? अपर लिमिट बाई 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 बाई 2, तो क्या हो गए? वर्क डन हो गए हमारे Q स्क्वायर बाई 2C। वर्क डन हो गया हमारे Q स्क्वायर बाई 2C। यही जो वर्क डन हुआ जनरली, जैसे कि ग्रेविटी में हम वर्क डन करके जहाँ कहीं भी लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो वर्क डन करना पड़ा, ये इस कैपेसिटर में एनर्जी बन के स्टोर हो गया। दिस वर्क डन is stored as energy of the capacitor, energy of the, जितनी बैटरी वर्क कर करके उसको चार्ज देगा उतनी ही एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जितनी वर्क करके देगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी, तो वर्क डन हो गया दिस, तो एनर्जी हो गई दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो एनर्जी को U कह दें, तो Q स्क्वायर बाई 2C हो गए हमारी एनर्जी, Q स्क्वायर बाई 2C। तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ये DQ चार्ज आ रहे हैं तो बिटवीन द प्लेट नहीं जा रहे, गैप से होते हुए नहीं जा रहे हैं, वायर से होते हुए जा रहे हैं। आप इसे लिख लो कि चार्ज हो जाते ना, वायर से जाते हैं। इनिशियली चार्ज कितने थे? Q माइनस Q, और फाइनली जब चार्जिंग हो गया तो कितने हो गए? कैपिटल Q। शुरुआत में किसी टाइम में Q माना था मैंने, डी क्यू देते गया, तो कहाँ से कहाँ चला गया? 0 से Q चला गया, कैपिटल Q चला गया। तो ये चीज़ें नोट करो। हाँ, इसको और हम थोड़ा एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो चलो और एक्सप्लेन करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स लाते हैं इस फॉर्मूले के, डिफरेंट फॉर्म्स। चलो Q बराबर क्या कर दूँ? Q बाई सी है ना, देखो तो U को हम Q बाई सी को क्या कर दूँ? भी कर दूँ, तो Q भी बाई 2 भी हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूले हुए। 2 तो है ही, एक Q ऊपर से लिया, C नीचे से लिया, तो Q बाई सी को क्या कर दिया? भी, एक Q था, Q बाई 2। चलो Q बराबर C भी कर दो, तो Q बराबर C भी कर दूँ तो C भी इंटू भी, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो जब C भी पता हो, when we know C and V, then use this formula. When we know Q and V, use this formula. When you know
Q and C, then use this formula। तो एक ही फॉर्म है, अलग अलग तरीके हैं। तो इस तरीके से किसी कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी स्टोर होते हैं तो ये चीज़ पता चल जाएगी। जब बैटरी पता हो, C पता हो तो ये चल जाएगी। जब चार्ज स्टोर्ड पता हो और C पता हो तो उससे पता चल जाएगी। यानी इस तरीके से हमारे एनर्जी स्टोर चल जाएगी पता, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो एनर्जी स्टोर हुआ हाफ CV² या Q²/2C वो कहाँ पे स्टोर हुआ? इसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर भी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर भी कह लें, आप लिख लो इसे, ठीक। एनर्जी स्टोर मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहाँ पे हुए भाई? कहाँ पे हुए? तो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उस स्पेस में हुए, उस जगह पे होते हैं। तो इसका मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम भी तो कुछ होगी ना, एनर्जी डेंसिटी कुछ तो होनी चाहिए, क्योंकि कुछ वॉल्यूम में है, प्लेट्स है ऐसे, तो ये वॉल्यूम बन गए। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये भी हमें पता होनी चाहिए, मतलब एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए अब हम बात करते हैं, उसी को बढ़ाते हैं। हाफ CV² थे ना हमारे, तो यहाँ से हम शुरू करें। हाफ CV², यू था हाफ CV², बट C देखो, C बराबर क्या होता है? पैरेलल प्लेट चल रहे ना, तो पैरेलल प्लेट के तो दिस होते हैं, C बराबर पैरेलल प्लेट के तो दिस होते हैं ना। और V देखो, V इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में है ना उसी बीच में स्टोर होते हैं, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ रिलेशन हमें लेना चाहिए। तो B बराबर ED, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन हमने लिया, B बराबर EdV और C बराबर दिस। सो U कितने हो जाएंगे? हाफ C की जगह E0A/D इंटू V बराबर ED का स्क्वायर, हाफ CV²। चलो भाई, U हो गए हाफ दिस। चलो एनर्जी डेंसिटी के लिए, एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो कोई भी चीज़ की डेंसिटी वॉल्यूम से डिवाइड, तो यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो एनर्जी बाय वॉल्यूम मतलब कि U बाय एरिया इंटू डिस्टेंस। जैसे प्लेट है, प्लेट की एरिया A होगा ना, एरिया A हो गया, और डिस्टेंस जो होता है ना वही वॉल्यूम होता है। जैसे कि मैं मान लूँ ऐसे कर दूँ इसको, ठीक। तो बेस का एरिया इंटू हाइट, वही होते वॉल्यूम। तो यहाँ पे बेस का एरिया इंटू हाइट समझ लो, या बेस का एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट समझ लो, तो ये हो गया वॉल्यूम। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो हाफ E0A/D E²D² बाय AD कर दूं, ठीक। हाफ CV², सब कुछ तो सही है ना? हाँ सही है। चलो D² गए, A गए, तो क्या बचे? ऊपर बचे, नीचे बचे हाफ, ऊपर E0 E² तो कांस्टेंट है और E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इसको स्मॉल u से कह देते हैं, और वो हो जाता है हाफ ε0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u हाफ E0 E²। तो एक छोटे से वॉल्यूम में, स्मॉल वॉल्यूम में दिस एनर्जी होते हैं, छोटे से वॉल्यूम में दिस एनर्जी होते हैं। इट मीन्स एनर्जी डेंसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड करता है भाई सिग्मा पे। सो एनर्जी डेंसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है सिर्फ किस पे? सिग्मा बाय 2ε0, प्लेट की होती है ना 2ε0, यानी कि सिर्फ सिग्मा के इर्द गिर्द ये एनर्जी डेंसिटी घूमेगी। नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इधर भी ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है सिग्मा पे। तो सिग्मा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उतनी ही ज़्यादा होगी, इसे नोट कर लो फिर।